नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैंने लिया है एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 का जो पेपर है उसका मैथ का पोर्शन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से हल करवाऊंगा। इसमें ये सारे प्रश्न हैं आए हुए हैं और ये एसएससी सीजीएल, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी और एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं मैथ का पोर्शन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। त्रिभुज PDC को भुजा 24 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग ABCD के अंदर बनाया गया, जहां P AB पर लंब है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये एक चतुर्भुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज है और ए चतुर्भुज है ABC और D और P, जहां ये P है। अब हमें निकालना है, ये 24 सेंटीमीटर का वर्ग है। ये सारी भुजाएं हैं 24 सेंटीमीटर की। ये भी 24 सेंटीमीटर की, ये भी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर की है और ये भी 24 सेंटीमीटर। अगर ये 24 सेंटीमीटर की तो ये भुजा, अगर हम मान लें इसे PE, तो ये भी होगी 24 सेंटीमीटर की। अब हमें निकालना है त्रिभुज PCD, त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। आधार क्या है DC, गुणे ऊंचाई है PE। ये 24 है, ये भी 24 है, बटे 2। 2 से काटेंगे 12, 12 24 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48 के 8, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे आकृति में दर्शाए समकोण में कौशिक थीटा का मान। देखिए, ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, ये थीटा है, और जो कोण दिया होता है उसके सामने की भुजा होती है लंब, और ये हो जाएगा उसके पास वाली आधार। तो इसमें आपको कौशिक थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5, ये 5 है, बटे 13। तो कौशिक थीटा क्या होता है 1/5 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/5 5/13, यानी कि 13/5, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले केंद्रीय कोण 45 के वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त के भाग का क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा अपान 360। पाई का मान दिया है 22/7, r है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 गुणे 14, थीटा है 45 बटे 360, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 180, 45 दूनी 90, 45 चक्कू हो जाएगा 180, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा जब इसकी गुणा ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 अंश के आपतन पर 16 मीटर रस्सी से पतंग उड़ती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई, देखिए ये 60, ये आपतन कोण है। जो ऊपर से कोण बनता है वो आपतन कोण होता है या अवनमन कोण होता है। जो जितना आपतन कोण होगा उतना ही यहाँ उन्नयन कोण होगा। और ये 16 मीटर की रस्सी है, 16 मीटर की रस्सी है, तो हमें ऊंचाई h चाहिए। तो आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब, लंब का मतलब है ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा h/16। साइन 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा h/16। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, तो h बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो जो ऊपर से कोण बनता है ये अवनमन होता है और ये नीचे से बनता है उन्नयन, उन्नयन कोण। ये अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। तो ऊपर से अवनमन कोण बनता है या आपतन कोण बनता है, उतना ही उन्नयन कोण होगा। ये है पतंग की डोरी की लंबाई, तो हमें ऊंचाई h निकालनी थी, वो 8√3 आ गई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है a प्लस बी बराबर दिया है 12, ए बी बराबर 17, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। तो इसके लिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2ab जोड़ देंगे, 2ab घटा देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 3ab। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब a प्लस बी का मान है 12, यहाँ होगा 12 का स्क्वायर माइनस 3, ए बी का मान है 17, ये हो जाएगा 12, 12 का वर्ग 144 माइनस 17 तियाँ 51, ये हो जाएगा 12, जब घटाएंगे ये बचेगा 93, इनकी गुणा आ जाएगी 11 16, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वह सबसे छोटा पूर्णांक है जो 5 8 15 का गुणज है। तो 5 8 15 के जिसकी गुणा से जन्म हुआ हो, तो हम निकालते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। किस प्रकार, 5 छोटा है तो ये बिल्कुल काट देंगे, और 8 और 15 का एलसीएम दोनों एक दूसरे से ना कटने वाली संख्या, 15 8 120, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि 6 tan थीटा माइनस 5 रूट 3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू 0 हो और थीटा का मान 0 और 90 के बीच हो, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है। तो यहाँ हमें थीटा का ऐसी वैल्यू सोचनी है जो 0 और 90 के बीच हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो यहाँ हम थीटा इक्वल टू पुट करके देखते हैं 60। जब हम 60 पुट करेंगे तो 6 tan 60 माइनस 5 रूट 3 सेक 60 प्लस 12 cot 60। अब देखिए 6 tan 60 का मान होता है रूट 3 माइनस 5 रूट 3, 660 का मान होता है 2 क्योंकि cos 60 होता है 1/2, प्लस cot 60 का मान होता है 1/√3। यहाँ अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 रूट 3 माइनस 5 दूनी 10 रूट 3, ये हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो 4, 4 रूट 3। अब देखिए 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 में से कटेगा कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब इस इक्वेशन में हम थीटा इज इक्वल टू 60 रखेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक 60 प्लस सेक 60। कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो कॉसेक 60 होगा 2/√3 और सेक 60 होगा 2। अब हम यहाँ से 2/√3 कामन ले लेते हैं, 2/3 कामन लेंगे, इसे ऐसा करते हैं अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और नीचे 3 कामन है, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 और जब कामन लेंगे तो यहाँ 3, यानी कि 2/3 3 प्लस रूट 3, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम श्याम एक काम को क्रमशः 6 से ही 2/3 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों के लिए काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। तो राम के काम छोड़ने के बाद श्याम अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए राम और एक तरफ है श्याम। राम काम करता है 6 18 और 2 20 दिन, यहाँ दिन लिख लें, ये होगा 20/3 दिन, और श्याम करता है 15 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। तो राम की कार्य क्षमता कितनी होगी, 60 × 3/20, 20 3 60 कितनी होगी 9, और श्याम की 15 चक 60 4, ये कार्य क्षमता। फिर क्या करें, वे मिलकर 4 दिनों के लिए काम करते हैं। तो 4 दिन में राम प्लस श्याम कितना काम करेंगे, 4, इनकी कार्य क्षमता 9 + 4, 4 और 9 4 13, 13 चक 52 काम करेंगे, 52, और टोटल काम कितना है 60। तो शेष काम कितना है, शेष काम जो है वो हम 60 में से हमने 52 घटा दिया, कितना 8। अब इस 8 को श्याम करेगा, श्याम करेगा कितने दिन में, 8
काम है और कार्य क्षमता से हम की है 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो कितने में करेगा? 2 दिन में। एक बार फिर से समझ ले, राम का कार्य करता है 20/3 दिन, श्याम 15 दिन, दोनों का एलसीएम 60। तो राम की कार्य क्षमता हमने निकाल ली, 9 आ गई, श्याम की कार्य क्षमता 4, 4 दिन दोनों ने काम किया, तो 4 राम प्लस श्याम की कार्य क्षमता, ये 52 दिन काम हो गया, शेष काम बचा 8। फिर 8 काम को श्याम की कार्य क्षमता से भाग दे दिया तो दिन निकाला, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 दिन। नेक्स्ट देखिए बोडा मास का क्वेश्चन है। बोडा मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट के बाद में डिवीजन हल करेंगे। तो देखिए इसे जब हल करेंगे 24 में से 12 जाएगा 12, यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ हम इसे जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 कट गया और 180 को, तो ये क्या होगा? 90 गुणे, यहाँ 12 और 6 18, तो 90 गुणे 18, 18 नेमा 162 होते हैं। कितने होते हैं? 9 अट्ठे 72 के 2 और 9 के 9 और 7 16 112, यानी कि ए ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक्स वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्स वाई 280 किलोमीटर, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करते जाएं। एक ट्रेन किसी निश्चित समय पर एक्स से प्रारंभ होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बाई की ओर जाती है। एक ट्रेन है, इसकी गति है 60 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन बाई से प्रारंभ होती है, तो 2 घंटे में एक्स से जो पहली ट्रेन कितनी चलेगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि 60 गुणे 2 बराबर 120 किलोमीटर। ये मान लिया उसने 120 किलोमीटर दूरी तय कर ली, बिंदु ए पर पहुंच गए। जब फिर बाई से होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन चलती है जिसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से पहली तो कितने घंटे बाद यक्ष से निकलने वाली ट्रेन बाई से मिलेगी? तो यक्ष से निकलने वाली ट्रेन बाई से कितने घंटे बाद मिलेगी? देखिए अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही, तो यहाँ सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी दोनों की b1 प्लस b2। तो यहाँ चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी 80 प्लस नहीं 60 प्लस 20 61, ये हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी बची है? 280 में से 120 चली गई, तो यहाँ बची 160 किलोमीटर। इसे चलने में कितना समय लगेगा? समय अगर t1 है तो ये होगा दूरी बटे चाल, यानी कि 160 बटे 80, यानी कि 2 घंटे। अब 2 घंटे यहाँ लगे थे, 2 घंटे यहाँ से यहाँ तक लगे थे, 2 घंटे ये, तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा मिलने का 2 + 2 बराबर 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। यदि 360 अंक वह प्राप्त करता है तो अधिकतम अंक क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन है। 72% बराबर हुआ 360, तो 1% बराबर क्या होगा? 360 बटे 72, तो 100% बराबर क्या होगा? 360 गुणे 100 अपान 72, 72 पंजे 360 और 5.100, ये हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7x 5x 3x के अनुपात में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई हम मान लेते हैं 7x, चौड़ाई मान लेते हैं 5x और ऊंचाई मान लेते हैं 3x। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LV BH और HL, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। ये दिया गया है 27,832। 2 लंबाई है 7x, चौड़ाई है 5x, चौड़ाई है 5x, ये है 3x और ये है 5x, ये ऊंचाई है 3x गुणे 7x। अब देखिए यहाँ x 27,832 बटे 2, यहाँ x स्क्वायर बाहर, ये 7 पंजे 35, 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ 21,
यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें 27,832 गुणे 2, 15 और 35 50 बटे 71। जब इसे काटेंगे तो ये मिल जाएगा 196। तो x का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 गुणे 14, 98 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 14, 70 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 14, 42 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। ये हो जाएगा 98 गुणे 70 गुणे 42। इन सब की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 288 120 cm3। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5b तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा? ये है 3a बराबर 4b बराबर 5c। अब 3, 4 और 5 इनके एलसीएम से भाग देते हैं। कितना हो जाएगा? 5 चक 20 तिया 60, 60 से भाग दे दो। 20, 4 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 12। यानी कि a बटे 20 आ गया, b बटे 15 आ गया और c बटे 12। तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा? 15, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए एक धनराशि साधारण ब्याज से 6,750 रुपये है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर समान अवधि के लिए समान दर से शून्यांक चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, अगर एसआई दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3 वर्षों का, 3 वर्षों का ए है 6,750 रुपये। तो एक वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 6,750 बटे 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2,250। अब 3 वर्षों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? 3:3:1 वाला के लिए एसआई जो होता है उसके लिए फार्मूला एक होता है, ट्रिक होती है 3:3:1। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ये 3 गुणे 2,250, एक वर्ष का ए गुणा हो गई, प्लस 3 गुणे 2,250 गुणे दर बटे 100, प्लस एक आ गया गुणे 2,250 गुणे दर बटे 100 गुणे दर बटे 100। अब जब हम इसको हल करेंगे ये तो आ जाएगा 6750। इसे हल करेंगे, 0 0 कैंसिल किया, और जब इसे हल करेंगे ये 5 चक 20 पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 9 की जब 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45 के 5, 9 चौक 36, 4 40, 405 आ गया। इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 8.1। तो जब हम सबको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 71,63.1 रुपये। यानी कि 71,63 हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर 4। ये ट्रिक होती है, अगर एसआई हमें निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट को 3:3:1 के रूप में लिख के निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 65 है, 20% और 15% दो क्रमागत छूट के लिए एकल समकक्ष छूट। अगर x% की एक छूट हो, दूसरी y% की हो, तो एकल छूट होती है x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपान 100%। तो इससे निकाल लेते हैं, हो जाएगी 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 35 माइनस 3%, यानी कि ये हो जाएगी 32%। कितनी हो जाएगी? 32%। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ए बी सी की औसत आयु। ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो कुल कितनी होगी? ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होगी, कुल आयु हो जाएगी
20 तियां 60 वर्ष। फिर BC की औसत आयु आयु दे रखी है 25 वर्ष। ये कितने हैं 2, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, गुणा हो जाएगी 50 वर्ष। अब हमें पूछा है ए की औसत आयु, तो BC को जब हम घटाएंगे तो ए बचेगी, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 60 में से जब 50 घटाएंगे तो 10 वर्ष। कितना आएगा, 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67 है, विस्तृत कीजिए। इसे विस्तृत करना है। ये डायरेक्ट फार्मूले का विस्तार है। a+b+c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। जब इससे विस्तार करेंगे तो ये आएगा 16a² b² c² + 3 × 12 दूनी 24 3 दूनी 6, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसे सिर्फ इस फार्मूले से ओपन करना है और कुछ नहीं। और इस ऐसे भी पता लगा सकते हैं, इसी में ये तीनों प्लस आए हैं, बाकी में इसमें माइनस आया तो ये कैंसिल हो गया, इसमें वर्ग नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें माइनस आ गया तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज थीटा = है 80, तो अन्य दो में से प्रत्येक की, अब ये क्या, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अगर इसे x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, दोनों बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, यानी कि x + 80 क्या हो जाएगा, 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 80 घटाएंगे 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकृति PA में O केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा POB 110, POB ये है 110 का। अब A होगा 90, क्यों स्पर्शी 90, ये 110 का है। इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 110, कितना हो जाएगा 70, ये हो गया 70। हमें एंगल ए निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, तो हम 180 में से 90 + 70 जोड़ के घटा देते हैं, 90 + 70, 180 माइनस 9 7 16 160, जब 160 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, ये आ जाएगा 20 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a - b का होल क्यूब किसके बराबर है। देखिए ये सिर्फ फार्मूले का विस्तार है, तो इसमें देखने से ही लग रहा है फार्मूला a³ + b³ - 3ab a + b होता है, तो ये ऑप्शन 3 सही होगा, बाकी सारे कट जाएंगे। नेक्स्ट है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ अर्जित करता है। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर की गई हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30% है तो 130, लाभ कितना है 30%, तो हमें क्या निकालना है, तो लाभ प्रतिशत 30% है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, ये कितना हो जाएगा 30 × 100 बटे 130, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 130, 0 से 0 ऊपर कितना 300 बटे 13, ये होगा 13 दूनी 26, फिर 13 × 3 = 39, 23.1%, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा